सबसे गबन होता था, सबसे ज्यादा जो रिश्वत वगैरह पहले चलती थी वो इसी में चलती थी। इसीलिए उसके अंदर अगर कोई भी आ जाता था तो बहुत ज्यादा कमाई वाला वो हो जाता था साधन। तो उससे संबंधित ये पार्ट है। और इसके अंदर फिर उन्होंने आगे के विषय में लिखा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, चाहे किसी भी पद पे रहे, चाहे किसी भी गरिमा कहीं भी रहे, लेकिन अगर वो अपनी गुण धर्म नहीं छोड़ता है, अपनी ईमानदारी है, उसको किस प्रकार से लेकर के और आगे चलता है। तो चलिए सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर अपन आगे। देखो प्रेमचंद एक ऐसा नाम है हिंदी का जिसने एक बीच के इस आधुनिक युग का जो आरंभ काल है, इस आरंभ के टाइम पीरियड के अंदर बहुत कुछ दिया है हिंदी को। यानी कहानियां और उपन्यास, ये दोनों जब हिंदी के अंदर कोई समझता भी नहीं था कि उस समय इन्होंने लाकर के खड़ा किया और आने वाले जीवन को एक नई दिशा दी और विभिन्न प्रकार से जो आगे कहते हैं ना एक रास्ते जो लेखन के वो खोले। इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, उपन्यास सम्राट। ठीक है, मूल नाम इनका धनपत राय था। कुछ समय तक इन्होंने नवाब राय के नाम से भी लिखा और उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद के नाम से इसलिए लिखा क्योंकि जब भी ये कुछ भी लिखते थे तो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो उनको पकड़ लेते थे। इसीलिए अपने नाम को छुपाने के लिए कि भाई मुझे अंग्रेज अधिकारी परेशान नहीं करे, मुझे तंग न करे, इस कारण से इन्होंने उपनाम से लिखना शुरू किया था। तो ये इनका क्या है, उपनाम है। सेकंड नाम होता है ना, जैसे कई घर में नाम हुए, स्कूल में कई बच्चों के नाम अलग चलते हैं, घर में सोनू मोनू टोनू, तो इस प्रकार से लिखा था ताकि अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और उन्हें पता न चले कि वास्तव में लेखन करने वाला है कौन। ठीक है, इनका जन्म 31 जुलाई, विशेष रूप से पूछा जाता है, डेट एकदम कंफर्म पूछी जाती है, 31 जुलाई 1880 लमई में हुआ था। और ऐसा माना जाता है या सब जगह यही लिखा हुआ है कि जब इनका जो आरंभिक जीवन है, जैसे आपका जीवन है या मैं कहूं मेरा जीवन है आरंभिक, तो इतना कठिनाइयों में नहीं बीता जितना इनका बीता था। आरंभ के समय में बहुत गरीबी के अंदर ऐसी स्थिति, घर की भी पढ़ाई नहीं हो सकती, आधी अधूरी शिक्षा हुई, उसके बाद बाल विवाह होना, पत्नी का बिछुड़ करके चला जाना, फिर जैसे तैसे परिवार चलाना और फिर वापस अपनी पढ़ाई शुरू करना। आप सोच सकते हो कि 39 वर्ष की उम्र में जाकर के इन्होंने बीए कंप्लीट किया है, बीए किया है। कितने साल, 39 उम्र हुई थी, 39 वर्ष की उम्र जब उनकी हुई थी उस समय बड़े ज्यादा, ठीक है, 39 वर्ष की जब इनकी उम्र हो गई थी उस समय जाकर के उन्होंने बीए कंप्लीट किया था। सोचो इनको जीवन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता, तो उससे संबंधित है। तो मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880 लमही, बनारस, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी ज्यादा इन्होंने क्या लिखे, उपन्यास लिखे। ठीक है, 17-18 उपन्यास है और प्रेमचंद ने 301 कहानियां लिखी है। ठीक है, कहानी, उनमें से 297 कहानियां हैं। वो मान सरोवर एक किताब है, मान सरोवर भाग 8 खंड है, उसके अंदर ये 297 जो उनकी कहानियां हैं ये उनकी संकलित की गई है। इनकी 250 कहानियां तो मेरे भी पढ़ी हुई, 200-250 के आसपास कहानियां मैंने भी पढ़ रखी है, तो मतलब बहुत अच्छा। दूसरा है, इनका जो उस समय का लेखन था वो यथार्थ के ऊपर था। यथार्थ यथार्थ का मतलब होता है जैसा देखा वैसा लिखा, जैसा देखा वैसा लिखा। एक दूसरा है, इन्होंने जो लेखन का विषय बनाया वो उस समय के शोषित समाज को बनाया। इसको तो शोषित समाज, यानी उस समय का किसान, उस समय का मजदूर, उस समय का सामान्य व्यक्ति जो अंग्रेजों या फिर सामान्य आदमी जो अंग्रेजों या फिर उस समय के जो जमींदार थे उनकी गुलामी जिस प्रकार से कर रहे थे, वो जैसा जीवन जी रहे थे, तो ये इन्होंने जहां पर जितना भी लिखा है वो सारा का सारा उनसे संबंधित लिखा है। उसके कारण
इनके साहित्य के अंदर, इनके लेखन के अंदर बहुत ज्यादा दुख, दर्द, दरिद्रता, वेदना वो ज्यादा दिखाई देती है। चलिए, प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये तो इनके उपन्यास है। गोदान और ये आपके गबन, ये तो बड़े फेमस उपन्यास रहे हैं। गोदान यानी गोदान का मतलब क्या, गो का दान। इसके अंदर वो जूरी, धनियार, हरियार ऐसे नाम बड़ी फेमस, यानी भारत के उस समय के किसान की मनोदशा क्या थी, किसान की स्थिति कैसी थी, तो उस स्थिति का चित्रण है वो एकदम यथार्थ रूप में इन्होंने किया है। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन, ये इनके कहानी संग्रह। मानसरोवर के 8 खंड, उसके अलावा 2 किताबें और हैं, एक का नाम है सोजे वतन और एक गुप्त धन, ये इनके कहानी संग्रह। और कुल मिला के ऐसा कहते हैं 301 के आसपास इन्होंने कहानियां लिखी थी। 3-4-5 कहानियां इनकी मिलती नहीं है और 297 कहानियां हैं वो इनकी मिल चुकी है। फिर इनका करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह का मतलब होता है ऐसी रचना है जिसमें भावों को बांधा जाता है, यानी अपने मन के विचार या किसी विषय के ऊपर जब लेखन करने वाला या लिखने वाला जो होता है, जब वो किसी विषय के ऊपर अपने विचार रखता है, अपने बात को रखता है, अपने जो भाव है उनको रखता है, तो उससे संबंधित जो होते हैं वो निबंध में आते हैं। मृत्यु सन 1936, यहाँ पर भी 10 है, 12 मई को शायद है, 7-8 मई के समथिंग हुई थी। अब प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी कथा साहित्य के, कथा साहित्य का मतलब होता है कविता वगैरह जो लिखते हैं ना, इनके शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष का मतलब होता है जो सबसे बड़ा, यानी इनके आगे सब फैले। इन्होंने जो कहानियां, उपन्यास वगैरह लिखे या कथाएं लिखी, उनके अंदर जो उन्होंने विषय लिया, कि जिस विषय के ऊपर उन्होंने लिखा, इनकी कहानियों का जो विषय था वो अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ, मतलब एक सबको प्रभावित करने वाला। इनकी एक कहानी आपने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर, बड़ी फेमस हुई थी। पंच परमेश्वर, ये लगभग 1914-15 के 16 के आसपास ये कहानी आई थी। 2 भाई वाले होते हैं, वो ऐसी एक कहानी लिखी थी, बड़ी फेमस थी। उसके बाद वो पूस की रात एक कहानी आई थी, वो बड़ी फेमस थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्होंने मानव भारतीय समाज की जो वेदना है उसको झकझोर दिया था एक प्रकार से। फिर है कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता, यानी बचपन था वो बड़ा अभाव में बीता, बड़ी मुसीबतों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे बीए तक पढ़ाई की, यानी जैसे तैसे रगड़ते रगड़ते, परिवार के अंदर बड़ी समस्याएं थी और बड़ी मुश्किल से इधर उधर ढोलते ढोलते इन्होंने जाकर के और अपनी जो पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। जीवन यानी घर चलाने के लिए फिर इनको नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। यानी महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो एक हुआ था असहयोग, एक हुआ था सविनय अवज्ञा और एक भारत छोड़ो। तो असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास हुआ है। अब हुआ है 1920 के आसपास। तो इस समय इन्होंने नौकरी भी मिली, लेकिन आंदोलन से प्रभावित होकर के अंग्रेजों के विरोध में लिखते थे, इसलिए इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, यानी लिखते बराबर रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। मतलब राजनीति में भी इतने सफल नहीं हुए, लेकिन जो इनका समाज के अंदर का जो संघर्ष है वो संघर्ष इन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से लिखा है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों। सिर्फ दिखावा नहीं है, सिर्फ ये नहीं था कि इस प्रकार से लिख लो या ऐसे लिख लो, इतना बड़ा है ये लिख लो वो लिख लो। इन्होंने उस वास्तविक स्थिति को लिखा, इन्होंने उस वास्तविक स्थिति को लिखा कि उस समय क्या परिस्थिति थी, लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार होता था, लोगों के साथ किस प्रकार से वेदनाएं होती थी, लोग किस प्रकार से परेशान होते थे, लोगों के साथ किस प्रकार का अत्याचार वगैरह ये वो होता था। तो वो एकदम परफेक्ट तरीके से इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर पिरोने का है जो काम किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया जाता है। यानी हिंदी साहित्य के अंदर, अगर हिंदी के अंदर कहानियों का टाइम पीरियड, उपन्यास का टाइम पीरियड अगर
कि भाई कब शुरू हुई, कब, अगर वो करना है कि किस समय कहानी लिखनी शुरू हुआ, किस टाइम पीरियड में, किस समय, उससे पहले क्या था, तो प्रेमचंद को ध्यान रखा जाता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि कहानी और उपन्यास इन दोनों को एक, कहते हैं ना, एक शिखर पे लाने का या फिर एक विधा के रूप में या एक कहानी रचनाओं के रूप में स्थापित करने का जो काम किया था वो प्रेमचंद ने किया था। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यानी 3 टाइम पीरियड। एक प्रेमचंद पूर्व युग यानी प्रेमचंद से पहले की कहानी, ठीक है। एक प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के टाइम की कहानी जब तक वो जिए 1936 के आसपास तक। फिर अब प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद की कहानी रचना, यानी 1936 के बाद जितनी भी कहानियां जिस प्रकार से जो जो लिखी गई, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण है। यानी निर्विवाद, किसी भी प्रकार का विवाद, सारे लोग मानते हैं, जितने भी कवि लेखक आलोचक हुए हैं वो सब मानते हैं कि हिंदी के अंदर उपन्यास और कहानी विधा को स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, अगर किसी को इसका श्रेय मिलना चाहिए, तो उसके सब बिना किसी में कूटू के पहले हकदार है वो प्रेमचंद। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित। पहले क्या होता था, रोमानियत का मतलब ऐसे कहानियां लिखी जाती थी प्रेम वगैरह की, मतलब जो संभव नहीं है, जैसे किसी ने प्रेम किया फिर वो उड़ करके वहां चला गया, या फिर मतलब असंभव बातें, जैसे वो कहते हैं भूतों की प्रेतों की बातें, असंभव बातें, ऐसी कहानियां लिखी जाती थी। लेकिन जब प्रेमचंद ने कहानी लिखना आरंभ किया तो उन्होंने वास्तविकता लिखा, यथार्थ, जैसे किसी किसान के साथ उसका जीवन कैसे कटा, उस किसान के साथ क्या क्या हुआ, तो उसको कहानी में पिरोने का प्रयास किया। मतलब पहले जो ऐसी कहानियां, उनका विषय ऐसे होता था कि किसी को समझ नहीं पाते थे किस प्रकार से हुआ, वास्तविक जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन जब प्रेमचंद ने लेखन आरंभ किया तो उन्होंने वास्तविक जीवन को ज्यादा केंद्र में रखा। वास्तविक जीवन और उस समय का जो समाज का जो शोषित तबका था, शोषित समूह था या शोषित जो लोग थे, उनको केंद्र बिंदु में ज्यादा निकाला रखा। इसीलिए उनको कहते हैं उन्होंने यथार्थवादी लिखा। यथार्थ का मतलब जैसा देखा वैसा लिखा, बिल्कुल भी कोई मिलावटी नहीं की, कोई कुछ भी आगे पीछे नहीं किया। प्रतिष्ठित करने का मतलब होता है उनको बिठा, यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। किस्सा गोई का मतलब होता है, वो कहते हैं चलो कोई, मतलब जैसे अपनी भाषा बोलते कोई गप सुना दो है, कोई मतलब कि एक आदमी ऐसे था, ये किया वो, मतलब ऐसे लोग गप टाइप सुनाते, मनोरंजन। तो सिर्फ कहानी को ऐसे नहीं लिखा, उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये है कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं, क्या सीख ले, और एक प्रकार से आचरण के अंदर उतारने के लिए हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। यानी कहानियों से अपन लास्ट में कहते हैं ना, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। जैसे किसान के 5 बेटे थे, लड़ते थे, किसान ने उनसे 5 लकड़ियां मंगाई, एक एक को आप तोड़ दो, फिर 5 लकड़ियां और मंगाई, फिर बोला इकट्ठी कर दो, अब तोड़ दो। तो उसने ये समझाया कि संगठन में शक्ति, ये समझाया। तो मतलब ऐसे शिक्षा क्या मिलती है, उसे क्या प्रेरणा, उससे क्या सीख मिल सकती है, तो वो किस्सा डाला। सिर्फ बातों में मनोरंजन नहीं, तो इनकी कहानियों में, प्रेमचंद की जो कहानियां, उसके साथ मनोरंजन तो है ही भाई, मनोरंजन तो है ही, लेकिन साथ साथ में जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, और फिर उसके बाद इसको पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा है उसके अंदर भी शामिल कर लिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात। इसमें इनकी हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, ऐसी भाषा पहले हिंदी उर्दू के शब्द साथ में चलते थे। जैसे आजकल भी लोग कहते हैं करके, मैं रोड पे जा रहा हूँ, जबकि रोड इंग्लिश का शब्द है, मैं रोड पे जा रहा हूँ हिंदी का शब्द है। जैसे मिश्रित होकर के चलती, वैसे उस समय जो उर्दू और हिंदी के मिश्रित चलते थे, उस ऐसी भाषा का इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। इनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई थी, मतलब इनके चारों तरफ ऐसी भाषा चलती थी, ऐसी भाषा जो बाकी के लोग वगैरह थे वो भी यूज करते थे, और इसके कारण से इन्होंने भी उसी प्रकार से भाषा का प्रयोग करना ठीक समझा। इनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया। जब इन्होंने लिखना शुरू किया तब इन्होंने कल्पना से लिखा, मतलब माना कि एक किसान था और उसने ये कर दिया, मतलब ऐसे मान के लिखना। तो कल्पना के अंदर वे कहानियां या वे रचनाएं आती है जो वास्तविक धरातल से जिनका कोई लेना देना नहीं, मतलब माना जाता है, मतलब अपने मन से निर्मित करते हैं, ठीक है। संजोग का मतलब होता है मिलन सुख, ऐसा।
और रोमानियन का मतलब होता है जिसमें प्रेम, ऐसे प्रेम की या ऐसा इश्क मोहब्बत की जो बातें आती है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। उसके बाद पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में फिर धीरे धीरे इन्होंने समाज के ऊपर लिखना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी जो लेखनी थी वो समाज के विषयों पर चलने लगी। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है पंच परमेश्वर कहानी, जो एक समाज के अंदर से ली गई थी। सेवा सदन उपन्यास का जो विषय है वो उस समय समाज के अंदर से लिया गया कि किस प्रकार से वहां समाज के अंदर उनके साथ पेश आ रहे हैं, क्या परिस्थितियां बन रही है। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थ से आलोचनात्मक यथार्थ तक की विकास यात्रा प्रेमचंद, मतलब लिखा देखा, लेकिन फिर उसके अंदर भी उन्होंने लिखा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों को कहा तुम सीखो, तुम कब तक ऐसे सहन करते रहोगे, अगर इनके विरुद्ध में आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा। यानी तुम भी अगर आवाज उठाओ तब जाकर के और इनके जो कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, उनके आंतरिक जो वेदना है उसको भी उन्होंने साथ में लाने का जो प्रयास था वो किया। फिर है प्रेमचंद की यात्रा में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा, यानी आदर्शमुख, यानी एकदम सही, उसको उससे आदर्श भी स्थापित करना है, कुछ सीख भी देनी है और वास्तविकता भी लिखनी है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हैं। कटु यथार्थ का चित्रण करने का मतलब होता है एकदम वास्तविकता लिखना। समस्या और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देते हैं। मतलब कौन सी समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा, किस प्रकार से इससे निकलना होगा, तो वो एक प्रकार से अलग अंतिम स्टेज तक पहुंचा देते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ये बहुत अच्छी कहानी है। बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा जो अपन यहाँ पढ़ेंगे, पंच परमेश्वर, आपको मौका मिले आप पढ़िए तो आपको उससे पता चलेगा वास्तव में इसने लिखा कैसे। फिर बाद में इनकी रचना में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति पहुंच गई जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वो किसी तरह का समझौता नहीं करने। गोदान उपन्यास, पूस की रात, कफन आदि कहानियां। अब इनकी जो ये कफन कहानी है ये बड़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि बाप बेटे दोनों शराबी होते हैं, उनकी मां मर जाती है, कपड़ा कफन डालने के लिए नहीं होता है, फिर वो मतलब जाते हैं लोगों से मांगते हैं, चलो यार कुछ पैसे दो, कफन का इंतजाम करना है। जब लोग पैसे दे देते हैं, चलो अंतिम समय के, फिर वो बेटे सोचते हैं यार ये कौन सा कपड़ा साथ में लेके जाती है, और फिर उस पैसे से दारू पी करके और फिर उसको बिना कफन के ऐसे लेके चले जाते। मतलब वास्तविकता दिखा कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं अभी भी। यहां दी गई कहानी नमक का दरोगा, प्रकाशन 1914, ये 1914 में आई थी। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, मतलब बड़ी फेमस रही है ये कहानी, जिससे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के, मुकम्मल का नहीं, प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। फिर कहानी में आई हुई एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी, मतलब ये दिखाया गया है कि अगर आदमी मन से सच्चा हो, अगर आदमी मन से सच्चा हो तो संसार का सारा धन भी उसको नहीं हरा सकता। अगर उसने अपने धर्म का पालन करना है तो कितना भी पैसा है नहीं हरा सकता। अगर हम धर्म के पक्के नहीं है तो 10 रुपए भी हमें डोला सकते हो। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, यानी धर्म है और अच्छाई का प्रतीक है, धन बुराई का माना जाता है। अच्छाई असत्य सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोकदीन, मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मतलब एक ईमानदार व्यक्ति और दूसरा पैसे खिला करके और चोर मुकल ऐसा काम करने वाला है। ईमानदार कर्मयोगी, कर्मयोगी का मतलब होता है काम करने वाला। मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोकदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल कराने का मतलब होता है सस्पेंड करवा देते हैं। उन्होंने सोचा इसको नौकरी की पीड़ है, जरूरत है, इसलिए आएगा मेरे आगे हाथ वगैरह जोड़ेगा, लेकिन फिर वो नहीं आता है। जब बाद में उसको पता चलता है कि ये वास्तव में नहीं आया, तब उसको पता चलता है कि मेरा पैसा इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, वो कहता है ऐसा आदमी, ईमानदार आदमी मेरे पास होना चाहिए। जब ये इतना ईमानदार है, अगर ऐसे ईमानदार आदमी को कह अगर मैं मेरे घर पे रखूंगा, मेरी जायदाद का ध्यान, तो मेरी जितना भी पैसा वगैरह वो सुरक्षित हो जाएगा। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं
कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए। मतलब धर्मनिष्ठ का मतलब होता है अपन जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति समर्पित। जैसे मैं मेरा काम कर रहा हूं मतलब मैं मेरे मन से पढ़ा हूं। जैसे आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अपने मन से पढ़े, यानी जहां हम जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म पूर्ण तरह से मन से ही करें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने। अब इस कहानी में कैसा भ्रष्टाचार होता है, न्यायालय में वकील कैसे भ्रष्टाचार पैसे लेकर के कैसे गवाह खरीदे जाते हैं, कैसे गवाह गायब हो जाते हैं, कैसे नए गवाह पैदा किए, तो ये भी एक दर्शाता है कि उस समय कितना भ्रष्टाचार था और लोग भी कितने गिरे हुए थे। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बड़ी खूबी है। यानी ईमानदार व्यक्ति होता था उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता था, तो वो चीज भी यहाँ समझाई गई है कि अंतिम समय में उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई, जिसके लिए उन्होंने ईमानदारी दिखाई उन्होंने उनको लात मार के और भगा दिया। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशवादी बना देगा, मतलब निराश हो जाएंगे। इसीलिए बाद में वो आता है जिसने उनको बर्खास्त करवाया, जिनने नौकरी से, वो आता है वास्तव मानता है कि यार मैंने सोचा था तुम आओगे मेरे आगे हाथ वगैरह जोड़ोगे रिक्वेस्ट करोगे लेकिन तुम नहीं आए, वास्तव में तुम मेरे धन से कहीं ज्यादा बड़े हो, तुम्हारी ईमानदारी ज्यादा बड़ी है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है और अंत में ये दिखाया जाता है कि सत्य ही जीतता है। ठीक है, अब बोलो इसमें से अगर किसी को कोई शब्द वगैरह समझ में नहीं आया है तो। सर लास्ट वाली आवाज नहीं आई, क्या बोला सर आपने लास्ट में? सर इसमें समझाया गया है सर वो, अरे इसमें ये समझाया गया है कि हमेशा सत्य जीतता है, मतलब आप सही हो तो आप मुसीबत में हो सकते हो लेकिन लास्ट जीत आपकी हो सकता है 2-4 दिन वो आपसे आगे रहे, 3-5 दिन वो आपसे आगे रहे, लेकिन अंतिम समय में आप ही जीतोगे। यानी कैसा भी कुछ भी काम हो अंतिम समय में सत्य ही जीतता है।